Audio Jungle. नमस्कार। आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। पाकिस्तान को ये बात भी हजम नहीं हो रही है, इंडिया को क्वाड वाले क्यों बुला रहे हैं। कोई उन पे तो यूएस का कोई एक्शन नज़र नहीं आता। उनको ये कौन बताएगा कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है भैया। इंडिया अपने को एक डेवलप कंट्री में समझने लग गया है। आइए देखते हैं। बेसिकली तो इसका आगाज जो है वो 2003 के उस वक्त के सुनामी से बात चली, जो इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में ये जो बड़ी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, और फिर 2007 में जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने इसके ऊपर काम किया। इंडियन पार्लियामेंट में पहली दफा इसके ऊपर बात हुई, एंड फिर देन इसके ऊपर एक चीज जो है वो चल पड़ी। मैंने भी रिसेंटली एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, वो फाइनली पब्लिश हो गया है। दैट इज ऑन द फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। उसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या ऑप्शन है, व्हाट वी कैन डू। बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, पहली पहली दफा ये एक डेवलपमेंट हुई है कि भारत जो है उसको इस तरह का एक एलिवेटेड स्टेटस मिला है। और वो क्या, अब जितनी भी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस तरह की, तो जारी बात है डेवलपिंग वर्ल्ड को, हम तो उस वक्त पार्टनर होते थे इनके, अमेरिका के। हमारे लोग तो वहां लड़ने जाते थे बेचारे, और हमें जो है वो आज भी उन्होंने हमारे नाम के तमगे रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े एक दो, लेकिन यहाँ से लोगों को ले जाना। लेकिन इंडिया को जो स्टेटस मिला वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनको बुलाया जा रहा है कि वो आके बात करें। अच्छा, टेक्निकली तो जो 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 मेजर रीजन इंडिया को नजर आती है टू ज्वाइन क्वाड, वो तो यही था जनाब कि आप वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स से मुराद यह है कि जब लास्ट टाइम क्वाड लीडर्स इन पर्सन मिले थे, आई थिंक इस ईयर वॉशिंगटन में, ये जिसकी तस्वीर भी मैंने आपके साथ में लगाई हुई है, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि क्वाड लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे को विजिट करें जाके, वो इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ये पहली दफा एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको सक इन किया गया है, जिसको इन्वॉल्व किया गया है, कि वो जारी बात है इंडिया के लिए ये एक ग्लोबल आउटरीच उनकी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की हो, रशिया क्या बोल रहा है, यूरोप क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है, पूरी दुनिया क्या बोल रही है, इंडिया साइलेंट था। इंडिया वो अपनी जो एक नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसने अपनी काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली दैट कैन नॉट गो लॉन्गर। ये लॉन्गर नहीं जानी, इसके ऊपर मामला जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। और ये जारी बात है कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें बाइडेन जो है वो कहेंगे कि जी भाई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, आपने अगर जयशंकर साहब को सुना हो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है, इज अ वेरी सीजन डिप्लोमेट, बिकॉज उन्होंने पहले फॉरेन सर्विस में काम किया और फिर ये अभी और ये उन्होंने बुक भी लिखी द इंडियन वे। तो वो जो है उन्होंने जो वो कहते हैं कि जी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब ये क्योंकि रशिया ने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तो वायलेशन की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन, तो इस पे जो है वो इंडिया क्या स्टांस लेगा। लेकिन इंडिया क्या स्टांस लेता है, इंडिया मेरा ख्याल है अपने उस ओरिजिनल स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज इंडिया कैन नॉट कास्टिगेट और कैन नॉट कंडेम रशिया ऑन दी, जिसे कहते हैं ना वो विजिबली क्लियरली और इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो उस तरह वो नहीं उनके साथ नहीं कर सकते। द रीजन उसकी आपको पता है, थोड़े दिन पहले हमने वीडियोस भी बनाई इसके ऊपर के इंडिया का 50% डिफेंस वहां से इक्विप्ड है, S-400, AK-206, बड़ी सारा वेपन्स आ रहा है वहां से। और माजी में भी जब अमेरिका, जब कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट का हुआ था, तो इंडिया ने अपनी वो जो ऑटोनॉमी बरकरार रखी थी, इंडिया अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ी पुरानी बरकरार रख रहा है। सो दैट वाज अ पॉइंट जो यहाँ पे आके इंडिया के लिए है जो इंपॉर्टेंट है। यहां से वो जिसे कहते हैं ना मामलात खराब होते हैं कि क्या आप इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा हैं, आप क्वाड का हिस्सा हैं, बट हाउ डू यू स्पेल ऑल दैट। सो एक क्लियर विविड विजिबल स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। इंडिया क्या वो क्लियर विविड विजिबल स्टेटमेंट दे पाएगा यहाँ पे अबाउट जिसे वो कहते हैं रशिया? नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या एक जॉइंट जो है एलामिया जारी होगा यहाँ से? मुझे नहीं लगता वो जॉइंट एलामिया जारी हो, क्योंकि इंडिया मे नॉट एग्री विद ऑल दैट। सो यहाँ पे इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, लीडरशिप जो है, उसको वो आ जाता है। यूएन में तो वो अब्सटेन कर गए, उन्होंने वो बात नहीं की। लेकिन अब आपको पता है पिछले महीने जो है वो क्वाड ग्रुपिंग का फॉरेन मिनिस्टर्स का आई थिंक इजलास हुआ था मेलबर्न में,
लास्ट मंथ, उसमें बड़ी जो थे जयशंकर साहब ने बड़ी टका टका के बातें की, ये देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, फलान ढमकान, इधर उधर। तो ये सारा कुछ था, लेकिन रिटर्न में वो जिसे वो कह रहे थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब यहाँ पे आके वेस्ट ने एक एनालिसिस करना है। एक तरफ आपको पता है कि जो वो एनालिसिस होगा वो इस चीज पे होगा कि क्या इंडिया जो है वो अपनी क्या पोजीशन लेता है इस तरह के इश्यूज में, जहां पे आपको पता चल रहा है कि क्लियर एग्रेशन है, क्लियर एग्रेशन। देखिए देखिए, वो कहते हैं ना, जैसे आपका रोल बढ़ता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर इंडिया का वो रोल बढ़ा रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई है ना। टेक अ लाइन, ये तो नहीं है कि आप इधर भी खड़े हैं उधर भी खड़े हैं, उसका अर्ध नालू या इसका अर्ध नाला जो सारे नाला है। इंडिया ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब दे नाल खेडने हैं। सो ये एक क्वेश्चन है। और आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया आए तो वहां पे आके उन्होंने एक काम किया, और वो क्या काम किया कि उन्होंने जनाब ये कहा कि हम इंडिया की परमानेंट सीट यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देंगे। तब से इंडिया ने अपने आप को वो करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, अगर आप उसको देख भी सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ओबामा खिताब कर रहे थे, इंडियन पार्लियामेंट को, ठीक है जी। और उस पार्लियामेंट में फिर जो है वो खिताब करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वो चाहते हैं। तो इंडिया को उन्होंने जिन्होंने कहते हैं ना वो रस्सी पाले, या वो उन्होंने वो एक टो कर लिया अपने साथ कि भाई ये जो मुल्क है ना ये हमारा पार्टनर बन सकता है। इंडिया हैज दैट। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया इन द एशियन वर्ल्ड, इंडिया अदर देन चाइना, इंडिया इज वन कैपेबल नेशन दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी ऑन दिस, कि हाँ भाई वो खित्ते में अपना रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज दे आर बिग इन नंबर। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इंडिया जो इस वक्त, आप किसी भी इंडियन से बात करें, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हमें तो दुनिया हमारे पीछे होगी, दुनिया को हमारी जरूरत है, फलां मुल्क को हमारी जरूरत है, इस मुल्क को हमारी जरूरत है। तो वो एक चीज तो चली आ रही है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो लारा है, अब देखें नरेंद्र मोदी इस पे क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई बात हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाइडेन से या बाकी लोगों से कहें जी हमें भी ये सीट जो है वो ऑन प्रायोरिटी बेस दी जाए। अगर आप हमें ये सीट प्रायोरिटी बेस पे नहीं देते तो हम जो है वो फिर नहीं उसको लिफ्ट कराते। सो ये सारे, और उसके लिए फिर उनको ये सीट के लिए आई थिंक रशियंस की भी जरूरत है, चाइनीज की भी जरूरत है। सो एक ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना है इंडिया ने, और इंडिया उस तरफ जा रहा है कि वो अपना कंसेंसस क्रिएट करे कि जी इस हवाले से। और मजे की बात यह है कि आपको पता है कि 2022 ये जो अभी गुजरा, इसके फर्स्ट हाफ में, अभी तो फर्स्ट मार्च है, मार्च अप्रैल तक जो है इनकी एक पर्सन समिट भी होनी है जापान के अंदर। अभी उसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई। सो ये इंडिया का एक प्रॉपर टेस्ट केस शुरू हो गया है। और मजे की बात यह है कि जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये जो क्वाड मीटिंग हो रही है इस पे रशिया की इन्वेजन यूक्रेन के हवाले से बात होगी। और जारी बात है होनी तो इसी बात पे, और किस बात पे होनी है, ये तो सबसे हॉट बर्निंग टॉपिक है। सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के को लिए किस तरह देखता है इंडिया अपने क्वाड के रोल में किधर जाता है क्या। लेकिन एक चीज यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग है कि इफ इंडिया केप्ट इट्स status independent in quad in terms of not being partner militarily, it is something different। या फिर ये है कि वेस्ट इस चीज को समझता है कि भाई हाँ जी इंडिया जो जैसे भी रहता है हमारे साथ एक बड़ा पार्टनर, ठीक है, उसको चाहिए हमें, ठीक है, रशिया के लिए नहीं तो चाइना के लिए सही, ठीक है। रिसेंटली तो हमें पता ये चला था कि जो इंडियंस हैं वो रशिया को पेमेंट पे पैसा इसलिए देते हैं सो दैट दी रशियंस आर नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज। लेकिन अभी तो चीजें क्लियर हो गई कि रशियंस जो है वो उनका वो एक ये इंडियंस की शायद खामख्याली हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशियंस को पता है कि अगर कोई मुल्क उनके साथ प्रॉपरली खड़ा हो सकता है तो वो कल को चाइना खड़ा हो सकता है। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी इस ऑटोनॉमी के ऊपर कितनी देर सर्वाइव करता है, कितनी देर एक पोजीशन लेता है, और क्या इंडिया वो मुकाम ले सकता है जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और ये वेस्टर्न ममालिक उसमें उसका हिस्सा बनता है, या अपना एक साउथ एशियन कंट्री होने के नाते एक अपनी साउथ एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साउथ एशियन जो एक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, और ये कहता है कि जी हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर डिफरेंट है from the Australian, British, American and Western strategic culture, and we don't want to get into all this. हाँ, rise of China is a challenge and threat for us, but Russia is not a threat for us because we have that, वो हम कई लफ्ज बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, वो उसमें आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और आप चीज अगर नोट करें तो रशिया इंडिया ने
लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो, वहाँ पे उन्होंने अपना एक इन्फ्लुएंस, साइज़ेबल इन्फ्लुएंस मेंटेन किया है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर इंडिया और चाइनीज़ दे आर इन कॉम्पिटिशन। सो जो कल को परमानेंट सीट की बात होगी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया इज़ बेसिकली ऑल इट्स क्लाउट ग्लोबली, नॉट जस्ट गेटिंग अ फेवर फ्रॉम जो बाकी जो अमेरिका से वो उस तरह नहीं ले लेंगे, लेकिन ये एक वो एक इंटरनल है उनकी। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया जो है वो आना चाहता है यूएन सिक्योरिटी में एज ए अनडिस्प्यूटेड कंट्री, उसको डिस्प्यूट ना किया जाए। अदर देन चाइना मेरा नहीं ख्याल कोई डिस्प्यूट करेगा। और चाइना क्या लिवरेज रखता है, ये भी एक बात होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि अमेरिकन्स जो हैं दे डोंट वांट टू गेट चाइना इंडिया ऑन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बस एम कहानी है, ये बस एम जिसमें कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की बड़ी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है डॉन, उसने भी बड़ा इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात सिखाई जाएं ताकि मुआशरे के अंदर तब्दीली आ सके और जो सेक्स क्राइम्स हैं वो कम किए जा सकें। ब्रिसब एक चीज है कि हमारे यहाँ ज्यादातर एक मजहबी रुझान तो होता है हमारे लीडरान का, लेकिन इस तरह का एक लीडर जिसने माजी में पहली दफा वादा किया हो कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा और वो इन बिटवीन जाके रियासत मदीना की बात करनी शुरू कर दें और सारा टाइम हर स्पीच में जो है वो हमें मजहबी लेक्चर देना शुरू कर दें, जबकि पाकिस्तान में सारे लोग मजहबी हैं, स्कूल कॉलेज में इस्लामियात पढ़ते हैं और लोगों के घर भी मजहबी हैं। बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन ऑलरेडी है। तो लोग तो अमूमन वज़राए आज़म से और लीडरान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गुड गवर्नेंस करेंगे, वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग करेंगे, अच्छी जॉब्स देंगे, लुक्रेटिव पैकेजेस देंगे ताकि लोग काम करें। लेकिन खान साहब जब भी बात करते हैं वो मजहबी बात करते हैं। आप इसकी क्या वजूहात समझते हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऐसा क्या इंस्टिगेट करता है कि वो समझते हैं कि वो एक क्या वो इस्लामिक स्कॉलर बन गए हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के यूथ को इस तरह के लेक्चर देते हैं, जबकि उनका रोल तो एज ए स्टेट्समैन आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करना, इकोनॉमी को देखना और ये चीजें थी। आप इसको कैसे देखते हैं सर? इसकी दो वजूहत हैं जी चीमा साहब। बेसिकली एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान हिस्टोरिकली जब डिलीवर करने में नाकाम हो जाता है, जो कि रिपीटेडली हमारे बुजुर्गों ने भी एक्सपीरियंस किया है और हमने भी एक्सपीरियंस किया है और अब तीसरी नस्ल है जो उसका एक्सपीरियंस कर रही है, कि कोई भी हुक्मरान जब बहुत ज़्यादा क्रूशल किस्म के उस पर आ जाता है, टाइम पे क्रिटिकल किस्म के, कि जब वो बिल्कुल महंगाई रोकने में नाकाम हो जाए, ये जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ये खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ले, जब बेरोजगारी, बेघरी और ये सारे मामलात जो हैं इनका आपके पास कोई ठोस इवन फार्मूला तो दूर की बात है, कहने के लिए कुछ रहे ही ना, तो फिर लोग जो है रुजू करते हैं इस्लाम की तरफ। और ये आप पीछे से जाके इवन अयूब खान जैसे आदमी को देख के आ जाएं, अयूब खान वाज ए नाउन किस्म के जो है वो सेकुलर इलेक्टेड किस्म के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इमरान खान साहब, लेकिन इनका मसला ये है कि इनको दूर दूर तक ये नजर आ रहा है कि अब लोग मुझे वोट नहीं देंगे, क्योंकि आई हैव नथिंग टू से। मकान बनाए नहीं, रोजगार क्रिएट नहीं किए, पाकिस्तान की गुर्बत, अभी जो नई रिपोर्ट आई है आपको पता है, कर्जा जो इन्होंने लिया जी वो कितना लिया, और अब उसके जो स्टैट्स हैं उसमें आप चले जाएं तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कर्जे को कैसे वापस करेगा। अब ये सारी चीजें जो हैं वो सामने रखते हुए कोई जब इनके पास जवाब नहीं तो इनको दो चीजें नजर आती हैं, एक इस्लामोफोबिया जो कि एक नॉन इशू है या इशू है जो भी कह लें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा हो उसके लिए ये कोई मैं नहीं समझता कि स्लोगन है। और पाकिस्तान के अंदर वो इस्लामोफोबिया की ही एक शक्ल दूसरे तरीके से बना के पेश कर रहे हैं कि बच्चों को ये करो। अब सेक्स, चूंकि उनको पता है कि वहाँ की एक बहुत बड़ी हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए सेक्स एक बड़ा टची फीली किस्म का इशू है,
तो इसको इस्लाम के साथ जोड़ें, चूंकि अब इस्लाम की वायद उनको यही नजर आया, पाकिस्तान में उनको कोई और खराबी नजर नहीं आती, उनको सिर्फ खराबी नजर आती है कि लोग सेक्स क्यों कर रहे हैं। भाई सेक्स वहां पे डबली ट्रिपली रेगुलेटेड है, शादियों का एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक निज़ाम कायम है, और उसमें जाहिर है कि आप किस तरीके से जो है वो लोगों को वो, मैं समझता हूँ कि दुनिया में सऊदी अरब के बाद कोई एक दो मुल्कों में शामिल होगा जो जिसमें कम अज कम सेक्स की आज़ादी है, कम अज कम, यानी ओपनली। लेकिन क्लैंडस्टाइन तरीके से अगर आप देखें तो अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन वो जो सर्वे आते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है पोर्नोग्राफी देखी जाती है, साइट्स विजिट की जाती हैं, तो वो कोई झूठ नहीं होता, वो पाकिस्तान के अंदर यही मेंटालिटी जो है उसका एक्स है। अब बजाय इसके कि आप उसको सेहतमंद तरीके से डिस्कस करें, अब आप देखें, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को विजिट कर रहे हैं इस वक्त, आपने दुनिया के निज़ाम सिस्टम भी देखे हैं, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी भी देखी है, आप देखें जिन मुल्कों में ओपननेस है वहां पे कम अज कम पोर्नोग्राफी है, कम अज कम रेप है, कम अज कम जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, यानी अनऑथोराइज्ड। तो जहाँ पे ज्यादा पाबंदियां वहाँ सबसे ज्यादा है, चूंकि आप इसको एक मसाइल, एक जो है लोगों के मसाइल में इजाफा करते हैं जिनका वो पहले से शिकार हैं। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है, इसमें हम नहीं जाते। मसला ये है कि ये जो होते हैं ना होम मेड किस्म के फार्मूले, ये आप पेश बतौर प्राइम मिनिस्टर आपको पेश नहीं करना चाहिए। आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ये इंटरनेशनल मसाइल हैं, ड्रग है, सेक्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए दुनिया ने लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, रिसर्चें की हैं एक एक मुल्क ने, तो उनके पास पूरी पूरी रिपोर्ट्स हैं कि अगर कहीं पे कोई ऐसे मसाइल हैं भी तो उनका हल क्या है, उनसे कैसे ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि आप जो है वो ईसाइयत नाफज कर दें या ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसको इजाज़त दे दें कि वो लोगों को कोड़े मारे, या पूरा दिन आप जो है वो प्रीचिंग शुरू कर दें। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं, उसके लिए वहाँ तबलीगी लगे हुए हैं पूरा दिन, और उनको बिल्कुल पूरी फैसिलिटी हासिल है, और होनी भी चाहिए। हर आदमी को अपनी ओपिनियन, अपनी पसंद नापसंद लोगों तक ले जाने का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन ये स्टेट का काम नहीं है कि वो मुलायत का रोल प्ले करे और वो तबलीगी जमात बन जाए। मुझे तो ये लगता है कि उनके कनेक्शन है जो तबलीगी जमात के साथ, और तबलीगी जमात ने उन्हें कहीं कहीं ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि आप हमारे एजेंडे पे काम करें तो हमारे जो 20-30 लाख वोटर हैं वो भी आपको वोट देंगे, डूबते को तिनके का सारा। चूंकि दूसरे बरेलवी उन्होंने नाराज कर दिए ना, वो जो लाहौर वाले थे, टीएलपी इलेक्शन सर पे हैं, ऊपर से जो दियोबंदी उलमाए कराम है उन्होंने माज भी खोला हुआ है। तो ये सारे फैक्टर सामने रख के तो मुझे लगता है कि अब वो किसी वक्त आपको दाढ़ी में नजर आएंगे, जो वाहिद कसर रह गई है। वो जो कहते हैं ना उनके अंदर दाढ़ी है, अब उसको बाहर भी उगाएंगे ताकि पूरे का पूरा यदखुलू फी सिल्म में, वो जो है ना पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सर से लेके पांव तक। वो मुशर्रफ साहब कहा करते थे ना, बैरिस्टर साहब, कि ये जो है ना, अच्छा मैं दाद देनी पड़ेगी जनरल मुशर्रफ को, वो कहा करते थे ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है। बाज तो बातें उनका बड़ा विजडम था, उन बाज बातों में मानना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, और हम उस वक्त समझे थे नहीं यार देखो कितना अच्छा लीडर। अच्छा, मैं वो जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और यहाँ तो मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो ये है कि आप जिस पब्लिक की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ बेशक आप लिटरेसी रेट 50% या 55 या जो भी मर्जी ले जाएं स्टैट्स के हवाले से, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ लिटरेसी अपनी जगह रेट अलग चीज़ होती है, लेकिन लोगों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, नंबर एक। नंबर दो, क्या वो वाकई अखबारात और किताबें पढ़ते हैं? जो लिटरेसी का बुनियादी मकसद ही यही है ना कि आप पढ़ना जानते हों, लेकिन पढ़ना जानना काफ़ी नहीं है, आप पढ़ते भी हैं या नहीं। अगर आप पढ़ते ही नहीं, आपकी कोई एक्सेस किसी बुक तक या अखबार तक नहीं, तो फिर वो लिटरेसी किस बात की हुई। और लिटरेसी को आप छोड़ें, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग देखें,
और उनकी ओवरऑल आउटलुक देखें, उनका आपको देख के अंदाजा होगा कि इतनी बारीकियों तक जो है वो हमारा आम जो मेंबर ऑफ पब्लिक है उससे ये तवक्को रखना कि वो इतनी बारीकियों तक जाएगा, ये मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ी तवक्को रखने वाली बात है। तीसरी चीज ये है कि अब जो लेटेस्ट दौड़ शुरू हो गई है पाकिस्तान में, वो ये है कि मैं आपसे बड़ा मजहबी हूं। और इस चक्कर में आपने देखा होगा कि लोग जो है गलत आयतें पढ़ते हुए, गलत तलावतें करते हुए जो है वो अपनी मजाक बनवाते रहे। अब ये इमरान खान को कौन टोके कि भाई ये आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जबकि दौड़ ही यही है कि जी मैं आपसे बड़ा जो है वो मजहबी हूं और मैं आपसे ज्यादा नेक हूं और मैं आपसे ज्यादा जो है वो इस्लाम के बारे में जानता हूं और मेरी आपसे ज्यादा। पाकिस्तान में इमरान की सरकार जाने वाली है, बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। नवाज शरीफ दोबारा आने वाले हैं। पाकिस्तान में कोई हुकूमत अपना पूरा वक्त नहीं काट सकती। इमरान खान को तो उसके अपने ले डूबे। इमरान ने फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उल्ट कर दी थी। आर्मी के अगेंस्ट जो जाएगा उसका यही हाल हो। इमरान खान बहुत अनपॉपुलर हो चुका है। बेरोजगारी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। नमस्कार।